So each other is for two, and one another is for more than two. जब दो से ज्यादा हो जाएंगे then you are going to put there one another. For instance, अगर आप लगाएं, so they wrestled with each other. तो इसका मतलब ये है कि वो जो दो लोग थे उन्होंने आपस में जो है वो रेसलिंग की. Like they are made for each other. ये दो लोग हैं वो एक दूसरे के लिए बने हुए हैं. आपने कपल्स जब कोई शादी वादी जिनकी होती है उनके बारे में शायद आपने सुना हो. इन द सेम वे चिल्ड्रन लव वन अनदर. अब इसका मतलब ये कि दो बच्चे हैं और दो से ज्यादा भी वहां पे, सो मोर देन टू. तो ये आपका है ईच अदर एंड वन अनदर. बस इसका इतना ही आपने सिर्फ समझना ये है कि ईच अदर जो है वो दो बंदों के लिए यूज होता है, वन अनदर जो है वो दो से ज्यादा के लिए यूज होता है. और ये आप भूलेंगे लाजमी, इस पे आपने थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करनी है और कोशिश करना है कि आपको ये मतलब किसी तरह रट जाए. उसके बाद आपके पास एक और चीज आती है जिसको कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन. ये एक और पार्ट है. रिलेटिव प्रोनाउन में आपके पास क्या आता है, कौन कौन से, कोई बच्चा मुझे अगर बता सके कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या थे हमारे जो हमने पढ़े थे. आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो ये वाले हैं, इफ यू रिमेम्बर, हु, विच, दैट वगैरह. ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन थे. एंड अगर इस तरह के वर्ड्स आते हैं उसमें आपने क्या करना है, एक चीज की केयर करनी है. इट मस्ट बी क्लोजर टू द एंटीसीडेंट. इज मच पॉसिबल. जितना हो सके ये एंटीसीडेंट के करीब होने चाहिए. सवाल पैदा होता है कि एंटीसीडेंट क्या होता है. कोई बच्चा बता सकता है कि व्हाट इज एन एंटीसीडेंट? नहीं पता. सही है, मैं बता देता हूँ. एंटीसीडेंट कहा जाता है, एक जुमले के थ्रू मैं समझाऊंगा. अली लॉस्ट हिज बुक. ये एक सेंटेंस है आपके पास. अब अली जो है वो एंटीसीडेंट है. किसका? हिज का. यानी सिंपल वर्ड आप समझेंगे, द नाउन दैट कम्स बिफोर अ प्रोनाउन एंड गिव्स इट मीनिंग. द नाउन that comes before a pronoun and gives it मीनिंग. एक नाउन जो है वो प्रोनाउन से पहले आता है और उसको फिर मीनिंग भी देता है. अब अली जो है लॉस्ट हिज बुक, ये इस हिज से, हिज हमारा प्रोनाउन है और इस हिज से हमारा मुराद अली. सो अली इज अ नाउन एंड सॉरी अली इज एंटीसीडेंट. नाउन भी है और एंटीसीडेंट भी है. तो यहां आपको मैं ये बता रहा हूं कि हु विच दैट, इस तरह के वर्ड जब आते हैं दे मस्ट बी क्लोजर टू द एंटीसीडेंट.
अब इससे मेरा क्या मुराद है कि ये उसके करीब होने चाहिए। फॉर इंस्टेंस एक जुमला आपको मैं अभी दे रहा हूं। द दिस बॉय इज वेरी एक्टिव हु लिव्स इन कोयटा। दिस बॉय इज वेरी एक्टिव हु लिव्स इन कोयटा। अच्छा प्लीज, अगर आप इसमें से मुझे एंटीसीडेंट बताएं कि एंटीसीडेंट इसमें कौन सा है। कोई बच्चा बता सकता है? बॉय सर। बॉय। बॉय आपका एंटीसीडेंट है। तो अब यहां मैंने आपको क्या बताया, इट मस्ट बी क्लोजर टू द एंटीसीडेंट। ये जो हु दैट विच वाले वर्ड है ये एंटीसीडेंट के करीब होने चाहिए। अब वो कैसे होगा? हम लिखेंगे दिस बॉय कॉमा हु लिव्स इन लाहौर इज वेरी एक्टिव। अब आप देखिए, दिस बॉय हु लिव्स इन लाहौर इज वेरी एक्टिव। अब पहले इसके बीच में इज वेरी एक्टिव था, हमने क्या किया, इसको साइड पे करके हु को हम यहां ले आए। अगर आप इस सेंटेंस को देखें, ग्रामेटिकली इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ये सही है। लेकिन जो अगर आप उसको इस हिसाब से लिखेंगे ये सही से भी ज्यादा सही होगा, उसकी सुपरलेटिव डिग्री होगी। तो ये एक चीज इसकी आपने केयर करनी, एंड इट लुक्स गुड। इस वाले से ये ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। दिस बॉय हु लिव्स इन लाहौर इज वेरी एक्टिव, इंस्टेड ऑफ दिस के दिस बॉय इज वेरी एक्टिव हु लिव्स इन लाहौर। ग्रामेटिकली ये भी सही, लेकिन डजंट लुक गुड, ये अच्छा नहीं है। यहां तक क्लियर है? क्योंकि इसके बाद जो चीज आ रही वो उस पर मुझे आपकी अटेंशन चाहिए होगी लाजमी, थोड़ी सी लाइक ट्रिकी होगी। यहां तक अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछें। रिलेटिव प्रोनाउन में हमने सिर्फ ये पढ़ा कि ये आपके जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं वो एंटीसीडेंट के करीब होने चाहिए, एंड दिस इज हाउ वी मेड इट नियर टू द एंटीसीडेंट। अब आते हैं एक और चीज पे, दैट इज दैट एंड विच। इसको आपने कैसे पुट करना है? दैट और विच को आप कैसे पुट करेंगे? उससे पहले आपसे मैं एक जरा पूछूं, एक जुमला। द अर्थ इज only planet that which supports life. The earth is only planet that which supports life. अब यहां पे आप क्या लिखेंगे, दैट इज द ओनली प्लेनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ और विच सपोर्ट्स लाइफ? यहां आप क्या लिखेंगे? दैट आएगा। क्यों? सर वो अर्थ एक ही अर्थ है जो जो सपोर्ट कर रही है लाइफ को, मतलब हम्म। अगर ज्यादा होते उसमें, मतलब अर्थ भी अगर सपोर्ट कर रही होती लाइफ को और मार्स भी कर रहा होता, फिर उसमें विच सपोर्ट लाइफ। नहीं। फरिश्ता, समर, रुबीना, अमान, आप लोग बताएं प्लीज। अगर नहीं पता सर तो विच है। इसके लिए एक और चीज है जिसको कहा जाता है विच। बच्चे मुझे लॉजिक बताएं क्यों विच क्यों आएगा? सर अर्थ एंटीसीडेंट है जो आपने बताया था, और विच के साथ यूज नहीं होगा नहीं, नेरे फरिश्ता से। वो अलग टॉपिक है। अच्छा। आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, अगर आपने उसका जवाब दिया मतलब आपको दैट और विच पुट करना आ रहा है। आप लोगों ने कभी पढ़ा हुआ है रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज? ये कभी किसी ने पढ़ा है? नहीं सर, मैंने तो नहीं पढ़ा। एनीवन? रुबीना, अमान, समर?
अगर आपको रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज का पता है और नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज का पता है, फिर आप ये सही पुट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो आपकी खामोशी बता रही है कि आपको बहुत ज्यादा पता है। तो अभी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये जो आपका RRR है, इसको अभी हम थोड़ा सा, मैं बेसिक सी डेफिनेशन इसकी लिखवाऊंगा। RRC, रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज, इज ऑल्सो कॉल्ड डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। अब ये क्या करता है? इट गिव्स एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट a noun. Without it, the sentence meaning becomes unclear or incomplete. आसान भाषा में, जो आपका RRC है, इसको डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है। इसका काम क्या है? इट गिव्स एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन। जो आपके सेंटेंस में नाउन है, उसके बारे में वो आपको खास इंफॉर्मेशन देता है। अगर ये क्लॉज ना हो, सेंटेंस की मीनिंग जो होगी वो अनक्लियर होगी और इनकम्प्लीट होगी, वो क्लियर नहीं होगी। अब कैसे? मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल हम लिखते हैं। MPL एग्जांपल में हम देखेंगे, जुमला है आपके पास एक, द बॉय हु इज प्लेइंग फुटबॉल इज माई ब्रदर। अब नाउन इसमें है पहला हमारे पास द बॉय। उसके बाद आप देखें इस पार्ट को, हु इज प्लेइंग फुटबॉल, इसको आप जरा मिटा दें। द बॉय इज माई ब्रदर। अब आप इस जुमले को देखें, द बॉय इज माई ब्रदर। आपका भाई तो है, लेकिन वो जो मेन चीज है वो यहाँ पे क्लियर नहीं हुई है। अगर आप इसको पुट करें, द बॉय हु इज प्लेइंग फुटबॉल, ये मेन चीज जो थी इसकी ये थी, हु इज प्लेइंग फुटबॉल। दिस हु इज प्लेइंग फुटबॉल जो है, ये हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है इस बच्चे के हवाले से। सो ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इट इज नोन एज रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। समझ आया? जी हाँ सर। आ गई शल, राइट? ये इसमें कुछ मुश्किल नहीं था, इसका नाम थोड़ा सा मुश्किल है, ये इजी है। अच्छा, अब ये करता क्या है? ये RRC जो है, इसमें एक चीज की आपने केयर करनी है कि इट डज नॉट कैरी एनी कॉमा। इसमें कॉमा नहीं होता। RRC जब आएगा, इस पे आप इस तरह नहीं रख सकते, द बॉय कॉमा हु इज प्लेइंग फुटबॉल कॉमा इज माई ब्रदर, ये आप नहीं लगाएंगे, ये ध्यान में रखें। सो इट डज नॉट कैरी एनी कॉमा। आगे देखते हैं एक और जुमला, बल्कि मैं आपके सामने दो जुमले लिख रहा हूं। द कार दैट ही बॉट इज एक्सपेंसिव। दूसरा है द कार दैट ही बॉट
is expensive। इसमें से कौन सा जुमला सही है? पहला या दूसरा? फर्स्ट। फर्स्ट क्यों सही है, सेकंड क्यों गलत? बताएं। क्योंकि सेकंड में सर वो कॉमा पुट किया है, इस वजह से वो जो कॉमा रिफ्लेक्ट पुट नहीं किया है। है। अच्छा, आप कॉमे वाली बात आपको समझ आ गई। अब इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं। जब बाद में जाके आपके पास नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज आएगा, फिर आप क्या करेंगे? एक और जुमला हम देखते हैं। यार ये रेड नहीं। The earth is the only planet in the solar system that supports life। इसमें रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज कौन सा है? सर प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम होगा। Sir, supports life? That supports life। That Yes, sir. supports life। इसमें आप देखें, the earth is the only planet in the solar system। ये जो क्या नाम है मोहिब, दैट सपोर्ट्स लाइफ जो है, यह हमें अर्थ के बारे में बता रहा है। द अर्थ जी हाँ सर। is the only planet that supports life। This that supports life is the restrictive relative clause in this sentence। अब अगर हम क्या करें, इसकी मीनिंग आप देखें। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम दैट सपोर्ट्स लाइफ की जो जमीन है वो वाहिद प्लैनेट है आपके सोलर सिस्टम में जो कि लाइफ को सपोर्ट करती है। ये इसकी मीनिंग इस सेंटेंस की। अगर आप क्या करें, इस रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज को अगर आप रिमूव करें यहां से, द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, अब क्या मीनिंग आ गई इसकी? मीनिंग तो चेंज हो गई। पहले वाले सेंटेंस में हम कुछ और कह रहे थे। पहले में हम कह रहे थे कि जमीन जो है प्लेनेट सोलर सिस्टम में वाहिद प्लेनेट है जो लाइफ को सपोर्ट कर रही है। अब आपने वो आरआरसी वहां से निकाल दिया, तो इसकी मीनिंग ही चेंज हो गई। द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, कि सोलर सिस्टम में सिर्फ जमीन ही है, बाकी प्लेनेट्स बिल्कुल है ही नहीं। तो आपने जब आरआरसी वहां से निकाल दिया, इसका मतलब है आपकी मीनिंग इंटायरली चेंज हो गई। यहां तक समझ आ रहा है? जी हाँ सर। हाँ, अगर यहां तक समझ आया, अब आपको मैं समझाऊंगा दैट का इस्तेमाल। कि किसी भी जुमले में जब हम आर आर सी को निकाल लेते हैं और उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, तो वहां पे हम लगाएंगे दैट। आई रिपीट, किसी भी सेंटेंस में अगर हम रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज हटाएंगे वहां से, उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। तो वहां पे हम पुट करेंगे दैट, पुट करेंगे उस सेंटेंस में। यानी अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच सपोर्ट्स लाइफ आप नहीं लिखेंगे, आप दैट सपोर्ट्स लाइफ यहां पे लिखेंगे। अभी सिर्फ आप ये एक जुमला ज़हन में रखें कि आरआरसी को हटा के जब मीनिंग चेंज हो जाएगी, तब हम वहां पे पुट करेंगे दैट। ये आपका दैट का होगा। आगे मैं इसकी एक्सरसाइजेस भी कराऊंगा, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे जो नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है उसको हम समझेंगे। और ये सारी चीजें आपको मैं समझा रहा हूं दैट और विच को समझने के लिए।
नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। अब इनको लाइक NRRC को हटा के सेंटेंस की मीनिंग चेंज नहीं होगी, क्योंकि अगर मीनिंग चेंज होगी इसका मतलब है वो RRC है। अगर मीनिंग चेंज नहीं होती दैट इज द NRRC, राइट। जब आपकी मीनिंग चेंज नहीं होती तब आप वहां पे क्या लगाएंगे? अच्छा, मैं जरा यहाँ पे लिख भी लूं। इनको हटा के अगर मीनिंग चेंज नहीं होती वहां पर हम whose, which, who, whom को यूज करेंगे। NRRC को हटा के अगर मीनिंग चेंज नहीं हो रहा, अब आप देखिए इसमें दैट जो है वो नहीं लगाया हुआ मैंने, मीनिंग चेंज नहीं हो रही, तो आप वहां पे हुज विच होम और हु ये वाले वर्ड्स लगाएंगे। अब ये जो आपका विच है ये किस चीज के लिए यूज होता है? जो आपका विच है ये यूज होता है फॉर एवरीथिंग। एवरीथिंग आप इसमें लिखो थिंग्स ओनली। और जो आपका हु है वो आपका यूज होता है पीपल के लिए। और जो आपका दैट है वो यूज होता है पीपल और थिंग के लिए। अब हम इसको देखते हैं कि जो NRRC है इसको रिमूव करके मीनिंग चेंज नहीं होती वहां हम विच लगाएंगे, जहां मीनिंग चेंज होती है वहां पे हम दैट लगाएंगे। ये क्रक्स है हमारे इस 15-20 मिनट के टॉपिक का। अगर मीनिंग चेंज हो रही है हम दैट लगाएंगे, अगर सेंटेंस की मीनिंग चेंज नहीं हो रही हम वहां पे विच लगाएंगे। मिसाल के तौर पर एक जुमला आपके सामने मैं लिख रहा हूं। द अर्थ विच इज द थर्ड planet supports life। अब आप इसको देखें, गौर से सेंटेंस को देखें। द अर्थ विच इज द थर्ड प्लेनेट सपोर्ट्स लाइफ, इसमें हमारा जो क्लॉज होगा नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज वो कौन सा होगा? क्लास Sir, which is the third planet? विच इज द थर्ड प्लेनेट, शाबाश। अब इसको मैं यहां से हटाता हूं। द अर्थ सपोर्ट्स लाइफ, मीनिंग चेंज हो रही है? No, sir. नहीं हो रही। द अर्थ विच इज द थर्ड प्लेनेट, सो इसको अगर मैं रखूं या ना रखूं दिस इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये वाला पार्ट जो है हमारा दैट इज द नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज, और इसको हम स्टार्ट करेंगे विच से, दैट नहीं लगाएंगे। दैट जो है वो आपके रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज में होगा क्योंकि वहां पे मीनिंग चेंज हो रही है। और यहाँ पे आपको कॉमास भी हमने लगाए हुए हैं, द अर्थ के बाद प्लेनेट के बाद।
सो दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली राइट। और ये आपकी एग्जांपल है NRRC की। इन द सेम वे आपको मैं एक और सेंटेंस लिख के दे रहा हूं। बल्कि हम यूं करते हैं। द अर्थ दैट इज द थर्ड प्लेनेट सपोर्ट्स लाइफ। अब ये आपको कैसे लग रहा है ये सेंटेंस? और सारी चीजें अगर हम छोड़े भी ये हमको सही नहीं लगेगा। लाइक द अर्थ दैट इज द थर्ड प्लेनेट सपोर्ट्स अस। एक तो कॉमा इसमें नहीं है, हम उस पे वो पॉज नहीं ले पा रहे। दूसरा जो है वो दैट यूज हुआ है विच की जगह पे। और हमारा ये पे है नॉन डिस्ट्रक्टिव रिलेटिव क्लॉज है, सो इट डजंट लुक गुड। सो ये वाला आपका हो जाएगा क्रॉस। अब इसको मैं दो तीन वर्ड्स में लाइंस में इसको कंक्लूड करूंगा। अब आपने क्या करना है, वो वाले रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज जो है उसको आप शुरू करेंगे दैट से। जब उसको हटा के अगर मीनिंग आपकी चेंज हो रही है तो आप वहां पे दैट लगाएंगे। अगर मीनिंग चेंज नहीं हो रही वहां पे आप उसको विच से स्टार्ट कर सकेंगे। दैट्स ऑल अबाउट द दैट एंड विच। ठीक हो गया? यहां पे ये खत्म हो जाता है। तो ये किसी को थोड़ा बहुत समझ आया कि नहीं आया? जी सर, आ गया। चलें, गुड डे। अब हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं। ये कलेक्टिव नाउन्स तो हम पहले लाइक पढ़ चुके हैं। अब उसकी थोड़ी सी एक्सेप्शंस देखते हैं। क्योंकि एग्जाम में आपके पास कभी भी नॉर्मल रूल्स नहीं आएंगे, हमेशा आपके पास होंगे एक्सेप्शंस। अब एक्सेप्शंस में हम देखते हैं, इसकी राइटिंग ब्लैक हो। कलेक्टिव नॉन एक्सेप्शंस। अच्छा, आपने पढ़ा कि आर्मी इज कमेटी इज डिपार्टमेंट इज। और ये ज्यूरी जो है, ज्यूरी का हमने क्या पढ़ा था? और आर। ज्यूरी क्या होता है वैसे? ये जजों की जो पैनल पैनल हम्म। होता है सर। जी जी, उसको ज्यूरी दो कहा से जाता है। तो उसको ज्यूरी जूरी बोलते हैं। आपको लगता है आर है, बाकी बच्चों को क्या लगता है? बाकी को कुछ नहीं लगता। वैसे ज्यूरी क्या करता है, आप लोगों को याद हो हमने इसको कलेक्टिव नाउन में पढ़ा था। ज्यूरी जो है इज। अब ज्यूरी को आप देखेंगे, हम ज्यूरी पे ही बात करेंगे कि ये ज्यूरी इज भी होता है और ज्यूरी आर भी होता है। अब इज कब होता है और आर कब होता है? फरिश्ता बता सकती हैं? सर एक ग्रुप की तरह लेंगे तो इज होगा। अगर इंडिविजुअली मेंशन करेंगे तो फिर आर होगा। नहीं, इसका यूं होता है। यूरी में एज यू मेंशन्ड कि वहां पे कुछ जजेस होते हैं। तो लेट्स सपोज देयर आर 5 जजेस। अब 5 जजेस जो है वो एक फैसला सुनाते हैं, कोई भी फैसला हो। और पांचों के पांचों जजेस एक फैसले पर मुत्तफिक होते हैं। तो फिर हम उसको लिखेंगे कि द ज्यूरी इज
अगर सबका एक डिसीजन होगा तो हम लिखेंगे द ज्यूरी इज। और अगर अलग अलग, लाइक तीन ने एक डिसीजन लिया तो तीन ने दूसरों दो ने दूसरा डिसीजन लिया, फिर आप लिखेंगे द ज्यूरी आर। ठीक है, इसको मैं यहां लिखूं। अगर सबका एक डिसीजन हुआ वहां हम इज यूज करेंगे। तो आर यूज करेंगे। एक तो ये हो गया। फॉर इंस्टेंस हम देखते हैं इसको, द ज्यूरी इज गिविंग इट्स जजमेंट इन हिज फेवर। इसका मतलब है जो चार पांच जितने भी सारे जजेस सब ने उसके हिस्से में जो है वो आ, फैसला दिया हुआ है। या अगर हम लिखें द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब ये इसमें कुछ क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं, और कुछ क्या कह रहे हैं। राइट। यहां तक क्लियर है? जी सर। गुड। अच्छा, स्टाफ। स्टाफ वर्ड जो है, ये स्टाफ इज होगा कि स्टाफ आर होगा? सर इज होगा। अच्छा, इज होगा। पूरी क्लास में एक फरिश्ता है जो जिंदा है, बाकी सारे पता नहीं सो रहे हैं। अच्छा, एक जुमला में लिखता हूं, द स्टाफ आर वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। द हॉस्पिटल स्टाफ इज वेरी एक्टिव। अब इस स्टाफ को आप देखें, ये आपका इस भी है, आपका आर भी है। डिपेंड करता है इसके कॉन्टेक्स्ट पर यूसेज। कि ये कहाँ पे यूज हुआ है। तो ये था कलेक्टिव नाउन का। इसके बाद जो हमने करना है दैट इज द हु और विच को हम करेंगे, फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन को करेंगे, फिर पॉजेसिव प्रोनाउन को, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। उसके बाद फिर और भी बहुत सारी चीजें आ रही तकरीबन। सो आज के लिए हम इतना ही कर लेंगे, क्योंकि ये चीजें जो है ये थोड़ी मुश्किल है, और आई एम श्योर आप इसको पढ़ रहे होंगे साथ साथ, क्योंकि ये सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, समझ आ जाती है।